हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीटेट 2011 सीडीपी के 30 क्वेश्चन की बात करेंगे पेपर 1। एजुकेशन 20 पे आपको यूपी टेट और सीटेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सकती हैं। आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षा जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। थर्ड है मूल्यांकन प्रक्रिया। फोर्थ है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पाठचर्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पाठचर्या में क्या होता है कि आपको स्कूल से संबंधित जितनी भी व्यवस्था है, कार्यक्रम है, वो सभी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण पद्धति में पढ़ाए जाने वाले ये तो है, लेकिन इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन सेकंड लग रहा है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम पाठचर्या में ये सभी आता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो छोटी क्लास के बच्चों के लिए मेथड बनाया जाता है खेल पद्धति, इसमें क्या होता है, बच्चों के वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह आधारित होता है, मतलब जिससे कि बच्चों का विकास भी हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ये बेहतर ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। छोटी क्लास में शिक्षण पद्धति का कोई मतलब ही नहीं, बच्चों को खेल विधि ज़्यादा बेटर होती है कि उन्हें मतलब खेल कूद के द्वारा ही सिखाया जाए। शिक्षण में समाजशास्त्री सिद्धांतों, समाजशास्त्री छोटे बच्चों को अब समाजशास्त्री सिद्धांत भी नहीं सिखाया जा सकता, तो उन्हें विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही खेल पद्धति आधारित होती है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? इसमें यह है कि एक बच्चा अतीत का मतलब जो चीज़ें बीत गई हैं उस अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब पीछे जो भी एक्टिविटी की है तो प्रेजेंट में जो वर्क कर रहा है उसकी हेल्प लेके कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, फिर इसके बाद है सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने की तत्परता का नियम। तो आपने पढ़ा होगा थर्ड डाइक ने दिया था सीखने का प्रभाव नियम। इसमें क्या होता है, अगर हम पीछे कुछ वर्क करते हैं, अतीत में जो भी काम किए हैं, अगर नए में उस टाइप का कोई भी काम है और उसकी हेल्प से कर रहे हैं तो ये आपका सीखने का प्रभाव नियम हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित जो विकार आता है ये आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। तो आपका फोर्थ का क्या ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। फिफ्थ देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले, जैसे कोई बच्चे को मतलब विशेष आवश्यकता है कि मतलब उसे प्रॉब्लम है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। फिफ्थ का ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। अन्य सामान्य बच्चों के ही साथ, हम ऐसा नहीं कि अब विशेष आवश्यकता है तो हम अदर बच्चों के साथ या विशेष विद्यालय या विशेष शिक्षक के द्वारा हम उसको शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही हम उसे विशेष शिक्षा के उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट, अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही। सिक्स ऑप्शन क्वेश्चन 6 देखेंगे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। आकलन को उपयोगी और रोचक। आकलन मतलब एक तरीके से मूल्यांकन आकलन है। यहाँ पे आकलन है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। और यहाँ पे फर्स्ट अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना है, ये बिल्कुल गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है।
सेकंड देखेंगे विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। तो इसमें क्या होता है, ये रोचक बन सकता है उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी बुद्धिमान और औसत बुद्धि, इससे आपका फिर थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन लग रहा है सेकंड होगा, ठीक है। इसमें वैसे जो ऑप्शन थर्ड है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, तो ये तो एक टीचिंग मेथड के तौर पे हो गया थर्ड ऑप्शन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन उपयोगी और रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। फिर इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को तो बिल्कुल ध्यान रखना जहाँ पे नहीं लगा है। ये सृजनात्मक विचार, तो यहाँ पे ये प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी होता है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके अंदर जिज्ञासा की भावना होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो ये दूसरों के साथ झगड़ा करना, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। ये जो स्टेटमेंट दिया था, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय मतलब इसको किसने कहा था, यहाँ पियाजे ने बोला था, पियाजे, कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, बिल्कुल नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को अपना घर क्यों नहीं पसंद होगा, सबको घर अपना अच्छा लगता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए ज़्यादा, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 10 की बात करेंगे, क्वेश्चन 10, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक शिक्षक को, तो यहाँ पे शिक्षा समाजशास्त्र ये तो बिल्कुल नहीं होगा, समाजशास्त्र रिलेटेड। अगर बच्चों को एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली शिक्षा मनोविज्ञान, इसी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन, 10 का फोर्थ ऑप्शन किया जाएगा। फिर इसके बाद 11 क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का वर्क क्या होता है? विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ये तो ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मोटिवेशन क्या करता है? ये फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि बनाती है। रुचि का मतलब एक इंटरेस्ट आता है, अगर मोटिवेशन बच्चे के अंदर है तो विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। 12 देखेंगे, क्वेश्चन 12, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे दिया गया सीखना समृद्ध हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस अंतःक्रिया को सुगम बनाए। मतलब बाहर की दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे टीचर बच्चों के साथ डिस्कशन, मतलब बच्चे खुद भी डिस्कशन करें और उस क्रिया को शिक्षक भी अपनी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से बताएं,
क्लास में, तो ये सीखना समृद्ध हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 13 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यहाँ पे 13 में दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं, यहाँ पे फिर नहीं का वर्ड यूज़ किया गया है। नहीं है तो ऑब्वियसली हमें निगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि शैक्षिक संस्थान हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। हम बाहर जाते हैं, शैक्षिक संस्थान में नहीं है, अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर कुछ इवेंट्स होती है तो उससे हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये निगेटिव ऑप्शन कर लिया है मैंने, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यहाँ पे 5th क्लास का बच्चा है, विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और फोर्थ है कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित है बच्चा, मतलब कि उसको आँख से कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है कि के 7 कक्षा में, विद्यार्थी के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना, जैसे कि अदर बच्चों के साथ करते हैं। और श्रव्य सीडी मतलब देखने से, ये एक डिवाइस है जिससे बच्चा सही तरीके से देख सकते हैं, माध्यम में सहायता उपलब्ध करानी चाहिए अन्य बच्चों के साथ ही। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, चलो ठीक है, उत्सुक होना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, चलो ठीक है। अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है, मतलब एक आपके अंदर उत्सुकता तो चलो ठीक है, दक्षता भी ठीक है, और अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता भी ठीक, लेकिन आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता, बच्चा ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही सीख जाए, तो हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए कि हम आगे भी बच्चों को प्रॉपर वे में सिखा सकें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बच्चा धीरे धीरे करके ही सीख जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो।